यार वो आंसर की आ गई है एसएससी सीजीएल टीयर 2 की 2023। और आंसर की में सबसे ज़रूरी एलिमेंट ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन में ये माना जाता है कि अगर एक बंदा भी रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको कंसिडर तो किया जाता है, पर मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग जिनके मैं सवाल डिस्कस करने जा रहा हूँ और जिनको हो सकता हो उस सवाल में गलत हो गया हो वो सवाल, तो उसमें रिप्रेजेंट ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि उसका फ़र्क मुझे लगता है कि पड़ता है जितने ज़्यादा सवाल में आप एक सवाल में जितने ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं तो रीजनिंग में 2 सवाल, इंग्लिश में 1 सवाल, मैथ में इस बार एसएससी ने ऐसा जादू कर दिया। पिछली बार भी मेंस में शायद कोई सवाल गलत नहीं आया था। इस बार भी एसएससी मेंस में मैथ का कोई भी सवाल मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो सही नहीं है। ठीक है, मैथ का पेपर ऑब्वियस सी बात है डिफ़िकल्ट था इस बार काफ़ी बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया पिछली बार के पेपर को देखते ही। सीजीएल के किसी भी पेपर में मैं अगली बार आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इग्नोर ना कीजिए पिछले साल को देखते हुए, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल के पेपर का कंबाइंड आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि किस तरीके का पेपर आ सकता है। सारे फैक्टर्स आपको वहाँ पे रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 3 क्वेश्चन हैं। इन 6 में से मैं ये बताऊंगा कि 3 क्वेश्चन तो ज़रूरी हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन के बाद हो सकता है आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएं। वो कैसे मिलेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें मैं सबसे पहले ये बता दूं यार कि कोई भी गुस्साना मत। हो सकता है कि इन 6 में से कोई ऐसे बच्चों के सवाल ज़रूर होंगे जो उनके सही हुए होंगे, यानी कि उन्होंने ऑप्शन बी मार्क किया और ऑप्शन बी ही दिखा रहा है कि सही है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ी ना चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए या आपके मार्क्स कम हो जाए या आपकी रैंक कम हो जाए। बट मैंने जो पेपर देखे, सारे के सारे सवाल जो मैंने 130 सवाल देखे, उसमें जो मुझे लग रहे हैं डाउटफुल वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ यार, है ना। तो उसमें गुस्साने वाली बात नहीं है। रीजनिंग के 2 सवाल हैं, रीजनिंग के दोनों सवाल में मैं बता देता हूँ कि 50% है कि रिप्रेजेंटेशन के बाद एसएससी उसे कंसिडर करे। ठीक है, ये बात मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहला है कि फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया आर इन्फ्लेटिंग डे बाई डे, स्टेटमेंट है, एंड देयर इज नो अपर लिमिट इन इट्स प्राइस इंक्रीज। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन और नो अपर लिमिट। अब यहाँ पे इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट हमें दिया है, हम उससे रिलेटेड थोड़ा सा एज्यूम करके अपने कंक्लूजन बनाएं और फिर उसमें ऑप्शंस को, अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को टिक करें। पहला इन्फेरेंस है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स कट नहीं किया है फ्यूल पे, इस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई दर बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ रही है। तो महंगाई से टैक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि गाड़ी के दाम 5 साल पहले एक गाड़ी ऑल्टो की 3 लाख में आती थी और आज एक गाड़ी 7.5 लाख में आ रही है, तो उसमें सारा रोल टैक्सेस का नहीं होगा इन्फ्लेशन में। यानी कि उसमें रोल क्या होगा कि गाड़ी में जो पार्ट्स लग रहे हैं उनका रोल है, और बाकी फैक्टर्स का रोल है, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से और वो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो टैक्सेस का तो कोई रोल नहीं है। सेंटेंस 1 तो बिल्कुल सही नहीं होगा, इसकी आशा आप लोग छोड़ दीजिए, और मेरे ख्याल से 90% बच्चों ने इसको किया भी नहीं होगा। केवल डाउट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट पे है, या तो दोनों गलत होंगे या तो फोर्थ गलत होगा। फोर्थ क्या है, इन्फ्लेशन इन इंटरनेशनल मार्केट इज इन्फ्लुएंसिंग द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। अब अगर आप यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो डोमेस्टिक मार्केट से ही कंट्रोल हो रहा है उसका प्राइस फ्यूल का, या तो इंटरनेशनल का होगा। अब जो इन्होंने आंसर दिया है उस हिसाब से क्या इनका मीनिंग है कि यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं है कि इंटरनेशनल से लिंक्ड है फ्यूल प्राइसेस। पर अगर आप यहाँ पे 2 वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे मार्क किए अंडरलाइन, उसको ध्यान से देखिए। नो अपर लिमिट इन इट्स प्राइस इंक्रीज, अपर लिमिट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के बियॉन्ड है उनका प्राइस इंक्रीज का लिमिट, यानी कि वो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक हो सकता है। मैंने पहले भी बोला ये 50% है कि वो कंसिडर करेंगे कि नहीं, पर मेरे हिसाब से कि यहाँ पे नो अपर लिमिट और इन्फ्लेशन दोनों चीज़ दी हुई है, तो और इंडिया भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन्फेरेंस कर रहे हैं, वैसे तो इंडिया हम लोग ये नहीं कंसिडर करेंगे कि एक्चुअल में इंडिया के इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग उस तरीके से करें। रीजनिंग में कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, आप लोग को पता है, पर यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 फैक्टर्स हैं, तीनों ये डिनोट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं अगर आपने फोर्थ ऑप्शन टिक किया है तो। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ तो यह वाला क्वेश्चन भी डाउटफुल है। OKEY 4 लेटर्स हैं जिसमें वर्ड्स आपको बनाने हैं। यहाँ पे देखिए एकदम सही है, सवाल में कोई गलती नहीं है, केवल एक वर्ड है YOKE जिससे
कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बन सकता है। पर यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो आपको ये अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें कि हर शब्द को केवल एक ही बार आप यूज कर सकते हैं हर वर्ड में। ये नहीं लिखा है कि हर वर्ड को यूज करना ही करना है हर वर्ड में, यानी कि मैं यहाँ से बोलूँ कि मैं KEY भी बना सकता हूँ, YOU भी बना सकता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं लैंग्वेज में मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट की है। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन के चांसेस बनते हैं, 90% चांस है कि इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। इसके बाद मैं बात करूं जीएस के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है ग्रेस मार्क्स के। सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत डाउटफुल है, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है कि टैक्सेस डिडक्ट करने से पहले पर्सनल इनकम में वो कौन सी टाइप की टोटल इनकम होती है अनबाई इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे तो आपको इस तरीके से अगर देखें पर्सनल इनकम, तो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि पर्सनल इनकम टैक्सेस से पहले टैक्सेस हटा दो तो वो कौन सी इनकम होती है, तो पर्सनल इनकम हो जाती है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो ये बिल्कुल सही है, पर्सनल इनकम होगी। बट ग्रॉस इनकम भी आप इसको कह सकते हो, नेगलेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि ग्रॉस इनकम इसका गलत आंसर होगा, है ना। ग्रॉस इनकम भी सही आंसर होगा, क्योंकि अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे या आप गूगल पे किसी साइट पे जाओगे तो मैक्सिमम जगह यहाँ पे ग्रॉस इनकम को ही सही बोला गया है ना। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन थोड़े से डाउटफुल हैं, इन्हें एक ऑप्शन स्किप करना चाहिए था। मुझे लगता है इसमें 100% आपको रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए और ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो 110% मेरे हिसाब से ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। यहाँ पे पूछा गया था 36 नेशनल गेम्स 2022 में कौन से पोजीशन पे हर स्टेट रहा। तो इसमें लिखा है फर्स्ट पोजीशन मेडल टैली। यहाँ ध्यान दीजिए, हर के आगे मेडल टैली लिखा है। मेडल टैली का क्या मतलब होता है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा टोटल मेडल टैली है या गोल्ड में आपसे पूछ रहा है कि गोल्ड सबसे ज्यादा किसने जीते। ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते तो वो स्पेसिफाई करेगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिया है वहां पे किस हिसाब से रैंकिंग दी है, फोर्थ फर्स्ट पे डाला है सर्विसेज। यानी कि अगर आप देखें कि गोल्ड की रैंकिंग के हिसाब से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। बट अगर आप टोटल के हिसाब से देखें तो टोटल में पहला कौन आ रहा है, महाराष्ट्र, सेकंड आ रहा है सर्विसेज, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड, ये ऑप्शन आपको मिल रहे हैं सही आंसर टोटल के हिसाब से। और मेडल टैली का मेरे हिसाब से मतलब यही होना चाहिए कि टोटल जोड़ना चाहिए उसमें। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे गोल्ड लिखना चाहिए था, कहीं पे भी क्वेश्चन में गोल्ड नहीं लिखा है। और ये वाला ऑप्शन भी कहीं नहीं है चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन में। तो मेरे ख्याल से ये वाले में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हर किसी को पता है, 90% बच्चों के डाउट है कि ये सवाल गलत है। और अंडरस्टूड है कि पहले 2 टर्म में राधा कृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, और थर्ड टर्म में सेकंड पर्सन टू बी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे। ठीक है, बाकी दोनों को तो छोड़ दीजिए, बहुत लोगों ने वीवी गिरी भी किया है क्योंकि वो थर्ड रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें आसपास थे तो इस वजह से लगा दिया। पर अगर वैसे बात करूं तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं इनमें डाउट है, क्योंकि अगर आप देखें सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप सेकंड टर्म भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं सेकंड पर्सन टू बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एग्जैक्ट भाषा क्वेश्चन की क्या होनी चाहिए थी, सेकंड पर्सन टू बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भाषा होनी चाहिए थी, या तो इन दोनों में से एक ऑप्शन देना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इंग्लिश में, एक ही क्वेश्चन है जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो है एक्सेस डिनाइड। यहाँ पे मुझे 50% डाउट है कि इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट अगर आप ध्यान से देखें जो आंसर दिया हुआ है एक्टिव पैसिव रूल्स में अगर हम जाएं, तो अगर मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कोई, जैसे कि क्लोज द डोर, तो इसका पैसिव क्या होता है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। यानी कि यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और उसको पैसिव में इस तरीके से कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा, एक्सेस डिनाइड है। यानी कि एक बात बताई जा रही है कि एक्सेस डिनाइड है, यानी कि आप बोल सकते हैं कोई पार्टी हो रही है कहीं पे, उस क्लब में बॉडीगार्ड ने बोला एक्सेस डिनाइड। ठीक है, एक तो ये सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है अपने आप में, किसी भी सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंटेंस होना पड़ता है उसे एक्टिव से पैसिव में करने के लिए। ये बस एक फ्रेज है, तो वैसे भी गलत है। और अगर इसका मीनिंगफुल कोई और ऑप्शन देखें तो एक थर्ड ऑप्शन है जो मीनिंगफुल इसका आंसर बन सकता है, एक्सेस हैज बीन डिनाइड। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कोई चीज़ हो चुकी है, एक्सेस डिनाइड, तो उसके बारे में अगर देखें तो एक्सेस हैज बीन डिनाइड, पर ये भी गलत ही होगा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन
परफेक्टली करेक्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर एक्सएससी कंसिडर करना चाहे तो इसे कंसिडर कर सकती है। तो ये बात हुई सारे ही रिप्रेजेंटेशंस की। हमारी टोटल 6 में से मैंने बताया था 3 क्वेश्चन। अगर आपको मुझे विश्वास है और आप जानते हैं मैं लेजिटिमेट चीज़ ही आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ये 3 क्वेश्चन एटलीस्ट 6 में से आपके ज़रूर रिप्रेजेंट होके ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। जिनके भी गलत हैं ज़रूर रिप्रेजेंट कीजिएगा कल तक, और जिनके सही भी हुए हैं इनमें से कुछ सवाल, उनसे मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सही हैं तो बाकियों के गलत हैं, है ना। और आपके सही हैं तो वेल एंड गुड है, आपको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है इन 6 सवाल में। ठीक है, मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपके सही हैं तो दूसरों के गलत हैं तो उनको बढ़वाऊँ, है ना। ये ओवरऑल है, आप देख भी रहे हो लॉजिक निकल के आ रहे हैं इन 6 क्वेश्चन में। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ में पिछली बार देखा गया, अगर मैं 4 चीज़ों की बात करूँ, 291 जो क्वालिफाइंग गया उसको तो हटाओ, 291 गया पीए के लिए जो सबसे लो कट ऑफ गया। उसके अलावा 322 करीब गया था 4600 ग्रेड पे के लिए, 317 गया था ऑडिटर के लिए, और 331 गया था इनकम टैक्स के लिए, 344 गया था। ये सारी यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप, मैं बताता हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपनी ओवरऑल रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी एक आपको ऑप्शन बताता हूँ, उससे 110% आपकी निकल आएगी, और वो आपको पता भी होगा, है ना। 344 गया एमईए का। जो मैं ऑप्शन बता रहा था वो है रैंक आईक्यू। देखिए रैंक आईक्यू से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कभी किसी बंदे से उससे बात भी नहीं हुई है। पर क्योंकि ये भी लेजिटिमेट एक साइट है, इसमें आपका पासवर्ड लिया जाता है, आपका फॉर्म का जो यूआरएल है उसको कॉपी करना पड़ता है, आपको रोल नंबर डालना पड़ता है। तो ये पता है कि इसमें कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती। जो भी आप डिटेल डालोगे या कोई कैंडिडेट डिटेल डालेगा वो सारी की सारी सही होगी, उस हिसाब से वो रैंक बताएगा आपको। तो इससे आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि कितने एवरेज मार्क्स चल रहे हैं, क्या मेरी रैंक हो सकती है, कैटेगरी में क्या एवरेज है, कैटेगरी में कौन टॉप कर रहा है। तो इससे ओवरऑल जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है फाइनल आंसर की और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपको ये तो आइडिया लग जाएगा क्या मेरा इस बार हो सकता है या नहीं। ठीक है, उसके अलावा बात करूं मैं, अभी ये बताना, अगर मैं बोल दूं कि एसएससी का चेयरमैन भी आ जाए ना और आज आपको बोल दे कि ये कट ऑफ जाने वाला है, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो सारा सिस्टम पे बेस्ड है। सिस्टम में सारी डेटा डलेंगी, सारे 70,000 बच्चों के मार्क्स डलेंगे। उसमें कुछ बच्चे हो रहे होंगे जो कंप्यूटर में हो सकता है फेल हो जाएं, बट कम ही चांसेस है, पर हो सकता है कुछ बच्चे टाइपिंग में फेल हो जाएं। उसके बाद सारे मार्क्स कंसिडर करके वो निकल के आएगा कट ऑफ। ठीक है, पर मैं फिर भी अगर बताना चाहूँ, देखिए पीए का इस बार पोस्टें निकली नहीं है, पिछली बार काफ़ी पोस्टें भर गई, पीएएसए की 20,000 पोस्टें थी करीब। तो इस पे मैं बता नहीं सकता कितना जाएगा, पर मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोवेस्ट कट ऑफ जाएगा वो इसके आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि इस बार पोस्टें कम है। ठीक है, पोस्टें कम है, हो सकता है इससे 3-4 नंबर ज़्यादा भी जाए, इसका मैं कोई अभी गारंटी दे नहीं सकता। ठीक है, बट क्योंकि आप लोग देखते हो कुछ ना कुछ मुझे बताना है, तो जो मेरा अनुमान है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बताऊँ ऑडिटर, जो कि एक 2800 ग्रेड पे में अच्छी पोस्ट मानी जाती है, तो उसका मुझे लगता है पिछली बार से कम जाएगा, 310 के आसपास जा सकता है। इसके अलावा 4600 ग्रेड पे में एक्साइज, इस बार पोस्टें भी बहुत ज़्यादा हैं, और हर बार एक्साइज की 4600 ग्रेड पे में सबसे कम कट ऑफ जाती है, सबको पता होगा। तो उसकी अगर बात करें तो इस बार उसका भी मुझे लगता है कि कम ही जाएगा, 315 तक आसपास जाना चाहिए। आईटी एमईए की बात करूं तो देखिए एमईए की वैकेंसी बहुत कम है। एमईए या उससे ऊपर कोई हो गया जिसमें एक आध पोस्ट होती है, इलेक्शन कमीशन या नारकोटिक्स कुछ भी, तो उस टाइप की पोस्टों में जिसका कट ऑफ 344 गया था पिछली बार या 348 गया था, उसमें इस बार भी ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि 30-40 बच्चे या 50-60 बच्चे ऐसे निकल के आते ही हैं जिनका एग्जाम में लक अच्छा होगा, जिन्होंने पेपर भी बहुत अच्छा दिया होगा, तैयारी भी अच्छी होगी, सारे ही फैक्टर्स उनके मिल के 30-40 बच्चे ऐसे 70,000 बच्चों में जरूर निकल के आते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, तो वो 340 प्लस ही जाएगा। आईटी की बात करूं या एग्जामिनर की बात करूं, कस्टम्स की बात करूं, इन सब के कट ऑफ पिछली बार भी देखे गए 3-4 नंबर के आसपास सबके कट ऑफ गए थे, 3-4 नंबरों का गैप था। तो ईडी की बात करूं तो इन सारी पोस्टों की अगर बात करूं, जो अच्छे 4600 ग्रेड पे की पोस्टें हैं, अगर उनकी बात करूं तो उनका मुझे लगता है इस बार कम जाएगा कट ऑफ, 325 के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। बच्चों का मैथ कठिन आया था, ये 325 से कम भी जा सकता है, मैं इसे लेके चलूंगा 321 से 325,
है ना। तो ये एक रफ मैंने बता दिया है आप लोगों को, कोई इसको सीरियस नहीं लेना है। आपको अगर संतुष्टि होती है तो भी ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है, बट रिप्रेजेंटेशन ज़रूर कीजिएगा, मेन वीडियो का मकसद ये था। आप सभी को धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।